शिवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था और वहाँ हर साल एक अजीब घटना होती थी। हर साल एक इंसान बिना आवाज और बिना खून के मरा हुआ मिलता था, जैसे किसी ने उसकी सांसें ही चुपचाप छीन ली हों। भाई, ये कोई सामान्य मौत नहीं होती। अरे, जो मरता है ना, उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखता, बस पूरा खालीपन। औरत लोग तो कहते हैं कि इस गांव में कोई सांसों का चोर घूम रहा है, जो हर साल एक जान चुपचाप ले जाता है। लेकिन कौन, क्यों, कैसे, ये किसी को नहीं पता था। लोग मानते थे कि ये कोई पुराना श्राप है शिवगढ़ में। इस गांव में लोग जीने से ज्यादा मरने से डरते थे। हे ऊपर वाले, बस इतना कर दे, अपने पोते का चेहरा हंसता हुआ देख लूं, फिर तू बुला लेना, पर अभी मत बुलाना। बाहर अजीब सा सन्नाटा था। मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान अपने आप उभर रहे थे। आंगन में एक बेहद बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। लटकती त्वचा, टूटी सांसें, मानो किसी भी पल मिट जाए। 1 साल फिर पूरा हुआ, एक और आत्मा, ताकि वो जिंदा रह सके। अंदर कमरे में कमला की सांस अचानक तेज होने लगती है। आह, क्या हो रहा है? उसकी आंखें उलट जाती हैं, होठ कांपते हैं, पर कोई आवाज नहीं। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक जाती हैं, शरीर शांत पड़ जाता है, चेहरा बिल्कुल खाली, बिना दर्द, बिना चीख। 1 साल और, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। अरे, कल तक तो अपने पोते की शादी की बात कर रही थी कमला काकी। हाँ, रात को सोई, फिर सुबह उठी ही नहीं। कोई तड़प भी नहीं हुई, बस जैसे चैन से सो गई हो। पर आंखें देख, कितनी खाली हैं, जैसे किसी ने अंदर से सब खींच लिया हो। घर के भीतर पुराना पंडित आता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और माथे पर राख। शरीर पर एक भी चोट नहीं, धड़कन जैसे नींद में रुक गई, आत्मा बिना किसी संघर्ष के निकल गई। पंडित जी, फिर वही बात। ये गांव आज भी 1 साल एक आत्मा की अपनी पुरानी कीमत चुका रहा है। क्या ये भी उसी का किया हुआ है? सांसों का चोर इस साल भी आ गया। हाँ, इसका ही किया हुआ काम है, वरना ऐसे कैसे कोई जिंदा लाश बन सकता है। लोगों ने कमला की लाश उठाई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सबके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब किसकी बारी? उसी दिन शहर से एक लड़का गांव में आता है, जिसका नाम था आरव। जब वो घर की ओर जा रहा था, तब उसको कुछ अजीब सी आवाज आती है। कौन है? कौन है? सामने आओ। फिर वो आवाज बंद हो जाती है और आरव वहाँ से चला जाता है। अरे, वो कौन है कमला? कोई शहर से लौटा लगता है। चेहरा जाना पहचाना लगता है, जैसे बचपन में देखा हो कभी। एकदम पीछे से एक लड़की आती है और वो आरव के पास जाती है। तो सच में तो ही है ना आरव? क्यों, कोई भूत दिख रहा है क्या? भूत होता तो इतना बेशरम होकर मजाक नहीं करता। मुझे लगा था अब गांव में कोई मुझे पहचानता भी नहीं होगा, पर मैं गलत था। तू जब गया था, हमने मान लिया था कि शहर तुझे हमेशा के लिए छीन लेगा, तो वापस आएगा, ये सोचा ही नहीं था। हर आदमी की एक जगह होती है, जिसे वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। मतलब तू हमेशा से वापस आने वाला था? हाँ, बस समय का इंतजार था। तो भी ना, चल पहले घर चल, तेरा पुराना ठिकाना अब भी तेरी ही राह देख रहा है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो वही है ना, जिसका घर जला था और लोग बोले थे पूरा परिवार मर गया? अगर वही है, तो फिर वो यहाँ कैसे? चुप रह, ज्यादा बोलेगा तो अगली बार अपनी होगी। तुम्हें पता है ना, शिवगढ़ अब पहले वाला शिवगढ़ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ भी कोई नया बाजार लग गया क्या?
मजाक मत कर। यहाँ अब रात को लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चों को बाहर भेजने से पहले 2 बार सोचते हैं। बूढ़े हर सांस पर दुआ पढ़ते हैं। क्यों? इतना डर किससे? तुम्हें पता नहीं या तुम दिखावा कर रहे हो? मैं बहुत छोटा था, तब यहाँ से चला गया था, तो मुझे कैसे पता होगा? हर साल कोई ना कोई बिना वजह गायब हो जाता है। पंडित कहता है श्राप है, लोग कहते हैं कोई सांसों का चोर है, और ये सब तेरे घर के जलने के बाद ही शुरू हुआ। हाँ, मुझे पता है। क्या बोला? कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि मैंने भी ये सारी बातें सुनी है। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, तू अब आराम कर। शहर से आया है, थक गया होगा। थकान तो बहुत पुरानी है, शरीर की नहीं, कुछ और की। तुझे कभी सीधी बात करनी आती ही नहीं। साफ साफ बता, क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं मीरा। मीरा वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, आरव अपने बिस्तर पर बैठा होता है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। आरव सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है। कौन है? आरव का शरीर एक पल के लिए सख्त हो जाता है। धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर स्पष्ट उंगली से लिखा दिखाई देता है, हर साल एक आत्मा। हाँ, हर साल एक आत्मा। 20 साल, 20 आत्माएं। पर हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। अरे जल्दी आओ, कोई है यहाँ, जल्दी आओ। लोग भागते भागते रामलाल के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो रामलाल खाट पर सीधा लेटा हुआ था, आंखें खुली पर जिंदगी गायब। कल रात तो कह रहा था कल खेत जाएगा, सुबह उठाया तो ये हाल। हे भगवान, हम पर इतना बड़ा जुल्म क्यों? मरते समय कोई चीख भी मारी थी या नहीं? नहीं, कोई आवाज नहीं थी। अरे फिर वही निशानी, चेहरे पर कोई पसीना नहीं, बस किसी ने सांस खींच ली हो। तभी वहां पर वो पंडित फिर से आता है। रात को सोते सोते चला गया क्या? पंडित जी, इतना तो अब तय है कि यह सामान्य मौत नहीं है। 3 दिन के अंदर 2-2 आत्माएं चली गईं। पहले तो सिर्फ साल में एक इंसान मरता था। देखो, तुम सब चिंता मत करो, मैं एक यज्ञ करता हूँ जिससे ये मौत होना रुक जाएगी। चौपाल के पास खड़े हुए कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मुझे तो ये सब उसकी वजह एक ही लग रहा है। जिस दिन से वो आया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इसे इत्तेफाक भी नहीं कह सकते। तभी मीरा वहां आ जाती है। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? उसी शहर वाले की। अरे तेरा बचपन का दोस्त आरब। तुम लोग कुछ भी मत बोलो। इसका क्या प्रमाण है कि उसी ने ये सब किया है? प्रमाण? अरे इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। हर साल एक एक मौतें होती थी, इस साल 2-2, और वो भी उसके आने के तुरंत बाद। मौतों के पीछे जो भी सच है, पर वो तुम्हारे जैसा नहीं है जो दूसरों को आग में झोंक दे। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम सब जानते हो। जिस दिन उसके घर को शुद्धि के नाम पर जलाया गया था, उस दिन भीड़ में सबसे आगे कौन था? सबके चेहरे पर अपराध भाव की हल्की लकीर आ जाती है। फिर मीरा वहां से चली जाती है। मीरा जब घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में वही पंडित मिलता है। मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हो गया? आपको ये दो मौतें सिर्फ इत्तेफाक लगती हैं? नहीं। तो फिर आप क्या जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? ये गांव बहुत पुराने गुनाहों की सजा भुगत रहा है मीरा। कुछ आत्माएं ऊपर से नहीं आती, कुछ तो यहीं अटकी हुई हैं। आप सीधे आरव का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि नाम से ज्यादा खतरनाक उसके पीछे छुपी कहानी है। आपको लगता है वो सांसों का चोर है? नहीं, मुझे लगता है वो हिसाब लेने यहाँ आया है। आपने ही तो सबको कहा था कि ये एक श्राप है। कभी कभी सच वही बोलना पड़ता है जो लोग सुन सकें। इतना कहकर वो पंडित वहां से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, आरव अपने कमरे में बैठा हुआ था
और उसे 20 साल पुरानी बातें याद आती हैं। छोटा आरव जमीन पर पड़ा है। आसपास आग की रोशनी, उसका सारा परिवार जलकर खत्म हो जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है और आरव को गोद में लेकर वहां से चला जाता है। आरव धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, मेरे माता पिता कहाँ हैं? आपने कभी उनके बारे में नहीं बताया। तेरे माता पिता को गांव वालों ने जलाकर खत्म कर दिया। मैं उनको बचा नहीं पाया, सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया। ऐसा क्यों किया मेरे परिवार के साथ गांव वालों ने? गांव वाले बोल रहे थे कि तुम्हारे माता पिता श्रापित हैं। अगर वो उन्हें खत्म नहीं करेंगे तो सारा गांव खतरे में आ जाएगा। क्या क्या सच में मेरे माता पिता श्रापित थे? नहीं, ये सब गांव वालों की साजिश थी। तुम्हारे माता पिता बहुत ही सरल थे। गांव वालों ने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सालों का हिसाब लेना है मुझे। जो लोग मेरे परिवार को जलाने में शामिल थे, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। शिवगढ़ में अगली सुबह एक और मौत हो जाती है और इसकी वजह से गांव के लोग और ज्यादा डर जाते हैं। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव एक एक करके खत्म हो जाएगा। अब की बार मौतें ज्यादा हो रही हैं। पहले तो साल में एक मौत होती थी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी पंडित आता है। भीड़ में चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। हर आत्मा एक गुनाह का बदला है। पंडित जी, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? जो लोग 20 साल पहले एक घर के सामने खड़े थे, वो आज तक छुप रहे हैं। ये मौतें उसी भीड़ को ढूंढ रही है। आप आरव की बात कर रहे हो? पंडित कोई जवाब नहीं देता, बस धीरे से वहां से निकल जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। आरव घर के अंदर था। समझ गया मैं। तू आया था रात को। तेरी पुरानी आदत अभी भी नहीं गई। हर साल वही। तभी वहां से मीरा गुजर रही थी। वो ये बातें सुन लेती है और वो घर के अंदर जाती है। किससे बात कर रहा है तू आरव? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खिड़की से तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अरे, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आज सुबह मैंने भी देखा था कि कोई बूढ़े आदमी के पैर के निशान मेरे आंगन में थे। कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं है ना? अच्छा, ये बात है। मैं तो खामखा तुम पर शक कर रही थी। चलो, मैं चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। मीरा आरव के घर से निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में दो औरतें उसे देख लेती हैं। मीरा, तू फिर उसी के पास गई थी? वो लड़का ठीक नहीं है। गांव में क्या क्या बातें होंगी तुम्हारे लिए। लोगों का तो बोलने का काम है, पर मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली जाती है। कोई तो बात है, आरव कुछ छुपा रहा है, और पंडित जी भी। अगली सुबह जब पंडित जी अपनी झोपड़ी में बैठे थे, तब आरव वहां पर आ जाता है। मुझे ढूंढ रहे थे क्या? जिसे ढूंढना चाहिए वो तो नहीं, कोई और है। वो आएगा अपनी मर्जी से। अभी बहुत कमजोर है। तो मानता है कि मौत तू कर रहा है? नहीं, मैं किसी को नहीं मार रहा। मैं सिर्फ अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। 20 साल बाद लौटे हो, पर गुस्सा 20 साल पुराना ही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इस गांव को खत्म कर देगा? खत्म नहीं, शुद्ध करूंगा। जिन जिन ने भाग लिया था ना भीड़ में, पहले उसका हिसाब, फिर उनका जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। और आखिरी किसकी बारी है? वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर आरव वहां से चला जाता है। पंडित चौंक जाता है। रात के समय मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव निर्दोष है या इन सब घटना के पीछे आरव ही है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? कौन है?
पर कोई जवाब नहीं आता। मीरा डरते डरते दरवाजा खोलती है तो सामने वही बुढ़ा आदमी खड़ा था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुझे याद है उस रात तू भी खड़ी थी? नहीं नहीं, मैं छोटी थी, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। चुप रहना सबसे बड़ा जुर्म होता है। मैं तब बहुत छोटी थी, मैं कैसे उन लोगों को बचाती? मैं अभी नहीं लूंगा तेरी आत्मा, तेरा समय अभी बाकी है। तब इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। मीरा बहुत डर जाती है। गांव का सबसे अमीर आदमी जो 20 साल पहले आग लगवाने में सबसे आगे था, रात को अपने घर में अकेला था। पत्नी मायके गई हुई थी। तभी उसके सामने वो बुढ़ा आदमी आ जाता है। ये देखो, महिपाल भी मर गया। सभी की मौत एक जैसी ही हो रही है। ये अब बहुत आगे बढ़ चुका है। चलो, अब मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव में श्राप के कारण हर साल एक व्यक्ति की मृत्यु होती थी, पर जब से इस गांव में आरब आया है तब से बहुत ज्यादा लोग मरने लगे हैं। आरब, क्या ये बात सच है? नहीं मुखिया जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आरब, तेरे पास क्या सबूत है कि तू इन मौतों के पीछे नहीं है? सबूत तो मेरे पास नहीं है। जब तक तू निर्दोष साबित नहीं होता तब तक तुझे कारावास में बंद किया जाएगा, क्योंकि पूरे गांव को तेरे पे शक है। फिर आरव को कारावास में बंद कर देते हैं। 2-4 दिन बीत जाते हैं, गांव में कोई नहीं मरता है। दूसरी ओर मीरा आरव के घर जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। आरव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं ये फिर से शहर तो नहीं चला गया होगा ना? मीरा वहां से जाने ही वाली होती है, तभी वहां पर सोहन आ जाता है। कैसी हो मीरा? अरे इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे लगता है तू अपने प्रेमी से मिलने आई हो, पर वो अब नहीं मिलेगा। क्यों? कहीं तूने उसको मार तो नहीं दिया? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? उसको तो मुखिया जी ने कारावास में सड़ने के लिए डाल दिया है। ये सुनते ही मीरा वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, पंडित बेचैन होकर बैठ जाता है। कब तक मैं सच छुपाऊंगा? मुझे सच सबके सामने लाना ही होगा। वो हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने वही बूढ़ा आदमी अचानक से आ जाता है। ए पंडित, कहाँ जा रहा है? अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। सच मत खोलना, नहीं तो तू अगला होगा। ये सुनते ही पंडित पीछे हट जाता है। अगले दिन मीरा के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसके पास वो पंडित आता है। पंडित जी, आप यहाँ? आपने आरव को कारावास में क्यों डलवा दिया? मीरा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही आरव कारावास में गया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, सच बोल रहा हूँ, इसमें आरव की कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा है तो चलो, तुम मेरे साथ चलो, मुखिया को सारी बातें बताते हैं। नहीं बेटी, अगर मुझको बुढ़े आदमी ने देख लिया तो वो मुझे भी मार देगा। इतना कहकर पंडित डरकर वहां से चला जाता है। अब मुझे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी से जाकर मुखिया जी को सारी सच्चाई बतानी ही होगी। मीरा जल्दी से मुखिया के पास जाती है। मीरा, तुम यहाँ और इतनी परेशान क्यों हो? मुखिया जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मीरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत हो गया? आपने आरव को कारावास में डालकर सबसे बड़ी गलती की है। गलती नहीं की है मैंने। जब से आरव कारावास में गया है तब से गांव में किसी की मृत्यु नहीं हो रही। इसके पीछे आरव नहीं बल्कि किसी और का हाथ है। तुम पे मैं कैसे विश्वास करूं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो नहीं है मुखिया जी, पर मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मेरा, मुझे माफ कर दे, मैं सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकता। मीरा निराश होकर वहां से निकल जाती है और वो अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, मीरा तेज कदमों से पंडित की झोपड़ी की ओर बढ़ती है। पंडित जी ही सच जानते हैं, वो जरूर मदद करेंगे। वो झोपड़ी तक पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा था। पंडित जी, आप अंदर हो?
लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। मीरा अंदर जाती है। पंडित जी, कहाँ हो आप? अचानक से उसके पीछे कदमों की आवाज आती है। हाँ, पंडित को ढूंढ रही हो मीरा? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम जिसको ढूंढ रही हो ना, उसे तो मैं उसके असली ठिकाने भेज चुका हूँ। क्या मतलब? कहाँ है पंडित जी? वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? क्यों? क्योंकि तुम दोनों अब मेरे और मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हो। आज तुम्हारी भी आत्मा छीन लूंगा। पागल हो गया है क्या? पागल? नहीं मीरा, पागल वो लोग होते हैं जो प्यार में हार मान लेते हैं, और मैं हारा नहीं हूं। हाँ? उसी झोपड़ी के पीछे एक आदमी ने ये सब सुन लिया। वो घबराया और तेजी से मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी! अरे क्या हुआ? मेरा मेरा सोहन उसे मारने वाला है, और और पंडित जी भी शायद। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद सुना है, सोहन ही सब मौतों के पीछे है। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर अगर अभी नहीं चले तो मीरा भी नहीं बचेगी। सोहन मीरा को घसीटकर अंधेरी गुफा में लेकर आता है। वहीं सामने सोहन की माँ बैठी थी। ला, उसे ले आ। जिसने हमारी शक्तियों पर सवाल उठाया, उसकी आत्मा सबसे पहले। मीरा कांप रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। पंडित जी, आप जिंदा हैं? अभी तो है, पर ज्यादा देर नहीं। तुम दोनों ने मेरे इतने सालों का राज खोलने की कोशिश की। अब तुम्हारी आत्माएं मुझे मिलेंगी। मेरी शक्ति और बढ़ेगी। भगवान, भगवान, मेरी मदद करो। मीरा, डर मत। अभी अभी खत्म नहीं हुआ। सोहन की माँ मंत्र पढ़ने लगती है। काली रात, काला प्रहार, खींच ले आत्मा, कर दे संहार। तभी गुफा के बाहर शोर सुनाई देता है। गांव वाले मुखिया के साथ मशालों और लाठियों के साथ आते हैं। सोहन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं मीरा से प्रेम करता था, पर वो आरव से प्रेम करती थी। झूठ! मैंने कभी आरव को देखा तक नहीं था। पता है, इसीलिए तो तुमने झूठ बोला कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्योंकि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हाँ, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि तू मेरा पीछा करना छोड़ दे। उस दिन के बाद मैंने और मेरी माँ ने सोचा कि जैसे भी हो आरव को फंसाना है। पर क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ को भी आत्माओं की जरूरत थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक ही तीर से दो शिकार किए जाएं। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहते हो तुम? हम दोनों ने मिलकर सोचा। वैसे भी गांव वाले पहले से ही मानते थे कि 20 साल पहले आरव का घर श्रापित था, तो हमने उस पुरानी आग की कहानी का इस्तेमाल किया। तभी गुफा में आरव आता है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में आग। तू यहाँ कैसे? तुझे तो कारावास में। वही लोग पहरा दे रहे थे जो सालों पहले मेरे घर के सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे चुपके से जाने दिया और यहाँ आने को बोला। तो तू यहाँ तक पहुंच गया, पर अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। पंडित जी, तुमने जो कहानी मुझे सुनाई थी 20 साल पहले की, क्या वो सब झूठ था? आधा सच और आधा झूठ। मतलब इतने सालों तक मेरे अंदर जो नफरत भरी थी गांव के लिए, वो सब अधूरा सच था। हाँ, इस गांव में एक घर जला था। लोग चिल्ला रहे थे, भीड़ थी, पर वो घर तुम्हारा नहीं था बेटा। गुफा में मौजूद सारे गांव वाले एक साथ चौंक उठते हैं। क्या? तो फिर किसका घर जला था? वो घर सोहन का था। सबकी नजर अचानक से सोहन पर टिक जाती है। झूठ! ये पंडित झूठ बोल रहा है। नहीं, सच ये है कि जिस रात तू छोटा था, तुम्हारे घर पर जो शुद्धि यज्ञ के नाम पर आग लगाई गई थी, उसमें तेरे माता पिता मारे गए।
वो सब जरूरी था। ये गांव हमारे खिलाफ हो रहा था। हमने ही तो उन्हें बताया था कि ये घर श्रापित है। तो मेरे माता पिता? उन्हें गांव वालों ने नहीं जलाया। जब वो चुपके से गांव छोड़कर शहर जा रहे थे, तब बीच रास्ते में डाकुओं के हाथों मारे गए। ये बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। फिर मैंने जो बचपन से सुना कि गांव वालों ने मेरे परिवार को जला दिया, वो सब? वो गुस्सा, वो नफरत मैंने तुम्हारे अंदर जानबूझकर भरी थी। क्यों? एक पल के लिए गुफा में खामोशी छा जाती है। क्योंकि सोहन ने मुझे धमकी दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमको कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो पहले मुझे भी मार देगा, इसलिए मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। और मैं सोचता रहा कि मैं अपना हिसाब लेने आया हूं, पर असल में मैं तो किसी और की चाल का हिस्सा था। लेकिन सोहन, और अभी क्यों? इतने लोगों में उसी को क्यों चुना तुमने फंसाने के लिए? क्योंकि मेरे लिए सब कुछ थी। बचपन से मैं उससे प्यार करता था। मैंने सोचा एक दिन वो मेरी ही होगी, पर फिर उसने कहा मैं आरव से प्रेम करती हूँ। मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तू मेरा पीछा करना छोड़ दे। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। मीरा किसी और से प्रेम करती है, यह सुनते ही मेरे अंदर आग जलने लगी। तो तूने अपने प्रेम के बदले के लिए ये सब किया? नहीं मुखिया जी, सिर्फ प्रेम नहीं। पर जब आरव गांव में नहीं था तब भी तो हर साल एक मौत होती थी। तब किसने? वही तो आज बूढ़े का रूप बनकर आता था। मतलब वो बूढ़ा आदमी जिसे सबने देखा, जो हर साल किसी की सांस चुरा लेता था, वो असल में कोई आत्मा नहीं थी, वो सोहन ही था। हाँ, मैं ही हर साल रात में बूढ़ा बनकर किसी न किसी के घर जाता था, उसकी आखिरी सांस छीन लेता था और वो सांसें मेरी माँ को देता था। जितनी ज्यादा आत्माएं उतनी ज्यादा शक्ति। तो हम इतने सालों से एक झूठे श्राप की पूजा करते रहे हैं। तुम सबने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सबकी आत्मा मैं ले लूंगी। इतना कहकर सोहन की माँ आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी आरव धीरे से जाकर वो जादुई गोला ले आता है और उसे तोड़ देता है। तुरंत गुफा में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। शाबाश आरव, तुमने हम सब की जान बचा ली और ऊपर से आत्माओं को भी आजाद कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गईं और सारी आत्माएं भी मुझे छोड़कर चली गईं। तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों के लिए कारावास में डाला जाएगा। तुम दोनों ने गांव को वर्षों तक डर में रखा और मासूम लोगों की हत्या की। फिर मुखिया के लोग माँ बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर आरव के पास मुखिया आता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। माफी? आप लोगों ने तो मेरे परिवार को कभी नुकसान पहुंचाया ही नहीं। पर हमने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें दोषी ठहराया, तुम्हें कारावास में डाला, गांव में तेरा नाम बदनाम किया। गलती इंसान से होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी हमें शर्म है, मुझे माफ कर देना। शिवगढ़ गांव अब शांत था। कहीं कोई डर नहीं। सब पहली बार बेफिक्र होकर जी रहे हैं। पंडित अपनी झोपड़ी में बैठकर शांति की सांसें ले रहा है। हल्की हवा चल रही है। आरव अकेला नदी के किनारे खड़ा हुआ था। तभी मीरा पीछे से चुपके से आती है। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम उलझे हुए हो। मीरा, अब मैं सोच रहा हूँ कि शहर न जाके यहीं गांव में रुक जाता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। शिवगढ़ एक अलग ही सुकून है। सही कह रही हो तुम। गांव में रहकर एक अलग ही सुकून मिलता है, और एक कारण भी है जो शहर जाने से मुझे रोक रहा है। अच्छा, कौन सा कारण? कारण तो बहुत है, पर सबसे बड़ा कारण तुम हो मीरा। अब मुझे भी तुमसे प्यार हो चुका है। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तुम मेरा हर पल ख्याल रखती हो, तुम हर वक्त मेरा साथ देती हो। अब तुम्हारी जैसी लड़की नसीबदार लड़के को ही मिलती है, और वो नसीबदार लड़का मैं हूँ। आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ आरव, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए।
फिर मीरा और आरव एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सुख और शांति से अपना जीवन गुजारने लगते हैं।